हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो बच्चों, आपके ना काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी के 20 बेस्ट एमसीक्यू कवर करेंगे। ये सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम जैसे रेलवे फार्मासिस्ट के, एसएससी और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से सुनेंगे सारे क्वेश्चन को, जो एक्सप्लेनेशन समझाई जाती है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना समय वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों आपसे, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आंसर है बच्चों इसमें देखिए, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर। आंसर है सबलिंगुअल रूट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता है इसका, तो देखिए यहाँ पर सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में होती है, वीनस ड्रेनेज के थ्रू। मतलब यहाँ से देखिए, जब अंडर द टंग रखी जाती है टैबलेट, तो वो धीरे धीरे घुल के ना सीधे वेन्स तक पहुँच जाती है, मतलब ब्लड में पहुँच जाती है, क्योंकि इसको अंडर द टंग ऐसी कुछ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जिसकी वजह से वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती है। जितनी अमाउंट में ड्रग, मान लीजिए 100 mg ड्रग दी जा रही है, तो ये पूरी 100 mg जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, कुछ भी इसमें से वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसी को बोला जाता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करती है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, अगर इन सब में बात करें, सबसे ज़्यादा कौन होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अफेक्टेड, तो वो होता है ओरल रूट, क्योंकि वहाँ पूरा रूट उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे माउथ से हमने लिया तो पूरा GIT, देन उसके बाद अलग अलग जगह पे जाती है ड्रग, और फाइनली फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। तो हाईएस्ट होता है ओरल रूट में, और सबसे कम यानी अवॉइड जो करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो है सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, देखिए, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय। हाफ लाइफ किससे डिटरमाइन होती है? हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों कि ऐसे कौन से टाइम पे ड्रग की कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, 50% हो गया। मतलब अगर 100 mg मान लीजिए किसी पर्सन को ड्रग दी है, तो कितने टाइम के बाद ये जो है कि 50 mg हो जाएगी ड्रग, इसको कहा जाता है हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। तो ये किससे डिटरमाइन होती है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला ही ये है, टी हाफ लाइफ 0.693 VD/CL। VD है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, CL है क्लियरेंस। तो इसी पे डिपेंड करता है कि ड्रग की हाफ लाइफ क्या होगी। यहाँ पर यही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट पूछना देखिए, विच डोसेज फॉर्म इज डिजाइन फॉर कंट्रोल्ड रिलीज। ठीक है, कौन सी ऐसी डोसेज फॉर्म है जिससे कंट्रोल्ड रिलीज, मतलब इसका कंट्रोल्ड रिलीज का मतलब क्या होता है कि समय समय पे, मतलब मान लीजिए 30 मिनट्स पे कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज हुई है, उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल बस मैं आपको बता रही हूँ, फिर 60 मिनट्स पे थोड़ी और ड्रग रिलीज हुई, फिर 90 मिनट्स पे थोड़ी और ड्रग रिलीज हुई। मतलब कंट्रोल्ड, धीरे धीरे जो एक कंट्रोल्ड वे में ड्रग रिलीज हो रही है, सर्कुलेशन तक पहुँच रही है, और फिर अपना इफेक्ट कर रही है। तो इसमें से कौन सी डोसेज फॉर्म है जो उसके लिए डिजाइन की जाती है? सिरप, कैप्सूल, मैट्रिक्स टैबलेट या एलिक्सर। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, मैट्रिक्स टैबलेट। अब यहाँ पर देखिए, मैट्रिक्स टैबलेट में क्या होता है ना, एक तरह के पॉलीमर्स यूज करते हैं जो कि स्लो ड्रग रिलीज करवाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, ये टैबलेट, ये जो हमारा सोल्यूबल ड्रग है वो है, और इसको देखिए इस तरह के मैट्रिक्स में कवर कर दिया है, जिससे धीरे धीरे ये मैट्रिक्स भी डिसॉल्व होगा, और उसके बाद इसमें से जो ड्रग प्रेजेंट है ना वो बाहर निकलेगी, और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी। तो इन तरह के मैट्रिक्स टैबलेट में होता है इस तरह के कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग, और जिससे कि इस तरह के कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है ना। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को। पूछ रहे हैं आपसे, द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फॉर मोस्ट ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज। तो जो ओरल एडमिनिस्टर हम ड्रग करते हैं, तो कौन सी ऐसी साइट होती है जहाँ से मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी हमारे ब्लड तक पहुँचता है? डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, स्टमक, डियोडेनम, जेजुनम एंड कोलोन। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जेजुनम। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाती हूँ। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो हमारे इंटेस्टाइन का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो स्टमक से पास होती हुई ये ट्यूब आती है ना, इसको कहा जाता है डियोडेनम। उसके बाद
ये जितना भी सरफेस यहाँ पर होता है ना पूरा कर्व्ड, ये जो आप देख रहे हैं ये है जेजुनम, और फिर इसके बाद होती है इलियम, जिससे कि फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ना देखने वाली बात यह है कि काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि ये पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है एब्जॉर्प्शन, बट कौन से पार्ट में होता है ये आपसे पूछा है। तो जेजुनम आपको याद रखना है, जहाँ से होता है मैक्सिमम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स। अब पूछ रहे हैं आपसे बच्चों, विच ऑर्गन इज द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, बट इसमें कुछ और भी एक्सप्लेन करना है बच्चों, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। आंसर इसका ऑप्शन बी लिवर है, जहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है और इसी की वजह से ना सिस्टमिक सर्कुलेट जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है जब तक वो ब्लड तक पहुंचती है, क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज हो गई है लिवर के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों लिवर का ये पूरा ही स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। यहाँ ना 3 तरह के होते हैं, अभी इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 तरह के यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 में हो रहा है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम P450 जो है यहाँ इसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है। फेज़ 2 में हो रहा है कॉन्जुगेशन एंड फेज़ 3 में हो रहा है ट्रांसपोर्ट, जो कि ABC ट्रांसपोर्टर्स की मदद से हो रहा है। और इन सभी की वजह से क्या होता है ना, जो भी ड्रग होती है ना वो अवेलेबल हो जाती है एक्सक्रीशन के लिए यूरिन के फॉर्म में या बाइल के फॉर्म में। तो और जो एक्स्ट्रा ड्रग होती है जो एब्जॉर्प्शन जिनका नहीं करवाना है, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो यहाँ पर यही जो ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही ड्रग मेटाबोलाइज हो गई है। और यहाँ पर देखिए लिवर में कौन सा एंजाइम होता है, तो ये आपको बताया, लिवर कंटेन साइटोक्रोम P450 जो हमने अभी देखा था ऊपर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की मेटाबॉलिज्म के लिए, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एन IV ड्रग इज। इंट्रावेनस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें ग्राफ के फॉर्म में और फॉर्मूला के फॉर्म में भी काफ़ी सारी बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो IV जो इसका बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है, एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावेनस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कितना हो रहा है, ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, तो ओरल में कितना जा रहा है, और इंट्रावेनस में देखिए सीधे पीक पे पहुँच रहा है इन IV रूट पे, क्योंकि ड्रग जो है वो सीधे ही सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँच पा रही है। और यहाँ ओरल में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ड्रग पहुँच रही है अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन तक मेटाबोलाइज होने के बाद, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद। नाउ देखिए पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज़ 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए वहाँ पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से 3 फेज़ में होता है मेटाबॉलिज्म लिवर में। यहाँ आपको दिखाएंगे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के फेज़ 1, फेज़ 2 में। फेज़ 3 की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर है फेज़ 2 में क्या होता है, ऑप्शन डी ग्लूकोयूरोनाइडेशन, ये वाला रिएक्शन होता है फेज़ 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन में। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करके दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन। फेज़ 1 में हमने देखा है साइटोक्रोम P450 एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन एंड डीहेलोजिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें नीडेड होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पर विटामिन, फोलिक एसिड, ग्लूटाथायोन, फ्लेवोनॉइड्स आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें देखिए फेज़ 2 रिएक्शन की, फेज़ 2 कॉन्जुगेशन पाथवे की, तो इसमें होते हैं सल्फेशन, ग्लूकोयूरोनाइडेशन जो अभी हमने जिसकी अभी हमने बात की, फिर ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन एंड मिथाइलेशन। तो इसके ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, वो भी आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर कवर करते हैं इस पूरे ही स्टेप्स को। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इसमें, न्यूट्रिएंट्स नीडेड, तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स है
जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद जो है वाटर सोल्यूबल वेस्ट बन जाता है, जो भी ड्रग होता है, क्योंकि वो लिवर में गया ही इसीलिए ताकि वो मेटाबोलाइज हो पाए, अपनी फॉर्म चेंज कर पाए और फिर वो एक्सक्रीट हो पाए अलग अलग मीन्स से, जैसे यूरिन की फॉर्म में, बाइल की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था कि किस तरह कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा क्या होता है फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो ग्लूक्यूरोनाइडेशन होता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है हमारा ऑप्शन बी सेरिबेलम। देखिए इस तरह पीछे की तरफ होता है ना, जिसको बचपन में आपने सुना होगा कि छोटा दिमाग भी कहते हैं, तो यही होता है सेरिबेलम और ये ही कंट्रोल करता है। देखिए जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, वॉलेंट्री मतलब जो आप अपनी मर्जी से, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, आपकी बॉडी का पॉस्चर, आपकी बॉडी का बैलेंस, जब आप चल रहे हैं तो आप स्ट्रेट चल रहे हैं कि किस तरह से कर्व चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी का बैलेंस, पॉस्चर, ये सब मेंटेन करने का काम होता है सेरिबेलम के। और भी काफ़ी सारे इसके काम होते हैं, बट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इसका मेन पर्पस होता है, इसका मेन काम यही होता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, देखिए विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर अच्छे से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी कोरॉइड, CHOROID, कोरॉइड प्लेक्सिस, इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसका काम क्या होता है, देखिए क्यों ज़रूरी होता है ये हमारे ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को एक तरह से कुशन करता है। मतलब देखिए ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अराउंड इस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आप देख रहे हैं, आप देखेंगे इस फिगर में भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ताकि क्या काम होता है इसका, कुशन करने का। यानी कोई भी अगर इंजरी वगैरह होती है तो डायरेक्ट वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ना पहुंच पाए, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको भी एक्सक्रीट आउट करने का काम होता है इस तरह के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। थोड़ा सा इस फिगर को फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके सारे पार्ट। अब देखिए हमारे ब्रेन में ना ये वेंट्रिकल्स होती हैं, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, लिटरल वेंट्रिकल, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये जो वेंट्रिकल्स है ना, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं ये कोरॉइड प्लेक्सिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा ही, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला छोटे छोटे पार्ट्स, इन्हीं को कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। यहाँ पर ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं। अब ये कोरॉइड प्लेक्सिस के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये पूरा जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसको भी कुशन करता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसको भी कुशन करता है। और क्या करता है वो मैंने आपको बता ही दिया, वेस्ट को रिमूव करना, और भी काफ़ी सारे इसके काम होते हैं। नाउ नेक्स्ट पूछ रहे हैं पैरासीटामोल इज मेनली यूज्ड एज, तो ये काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा, एंटी पायरेटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है फीवर को रिड्यूस करने के लिए। देखिए एस्प्रिन बिलोंग्स टू विच क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, तो एस्प्रिन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड से आती है, काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रेंथ से की होती है ये। और ये क्या होता है, देखिए पेन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर को रिड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, देखिए कि विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सेंसरी एंड मोटार फंक्शन इंक्लूडिंग फेशियल एक्सप्रेशन। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी फेशियल नर्व, ये इस तरह का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए फेशियल नर्व, अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये जो पूरा पार्ट है ना, इसने कवर किया हुआ है फेशियल नर्व पे, जहाँ पर ये फेशियल जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जब हम हंसते हैं, जब हम क्राई करते हैं, रोते हैं, तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने का काम तो होता ही है इसका। और भी क्या काम होता है इसका, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा यहाँ पर इस वाले पार्ट पे टंग होती है ना हमारे माउथ के अंदर, तो इसका 2/3 ऑफ द टंग का जो पार्ट है ना, वो भी ये कंट्रोल करते हैं कि उसके जो टेस्ट सेंसेशंस होते हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो भी उसको भी कंट्रोल करने का काम होता है। जो हमें टेस्ट फील होता है ना, कुछ भी हम खाते हैं, तो वो भी हमें फील होता है इसी फेशियल नर्व की वजह से, क्योंकि ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है। इसीलिए बोला गया है कि ये सेंसरी प्लस मोटर फंक्शन दोनों ही तरह का काम होता है इस फेशियल नर्व का। नाउ देखिए पूछ रहे हैं कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन सी की वजह से होती है, जिसमें गम्स में से जो आपके मसूड़े होते हैं उसमें से खून आने के चांसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको इस तरह की विटामिन सी की बहुत सारे बार चुएबल टैबलेट देते हैं, बहुत सारे बार जो ओरिजिनल
टैबलेट्स होती हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन में 500 mg 1000 mg तक भी, तो वो आपके कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको दे देते हैं। नेक्स्ट पूछना देखिए, पेनिसिलिन इज क्लासिफाइड एज, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है इनमें कुछ कुछ, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन ही बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एचएससी फार्मेसी के एग्जाम्स या रेलवे फार्मेसी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक तरह का आपका रिवीजन हो जाए इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो पेनिसिलिन है बच्चों एंटीबायोटिक, बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन जो है ना मोस्टली बहुत रेयर ही होता है कि एज इट इज़ टैबलेट की फॉर्म में दी जाए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में इसको दिया जाता है और बहुत सारे इसके जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है ना वो भी दी जाती हैं पेनिसिलिन की। नॉर्मल ब्लड पीएच कितनी होती है और अब आपको और भी बताएंगे कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस में क्या होता है कि किस तरह से डेंजरस हो सकती है इस तरह की ब्लड पीएच हमारे शरीर के लिए। तो नॉर्मल ब्लड पीएच की बात करें तो है 7.4 जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है। अब यहाँ पर देखिए हम देखेंगे इस फिगर को पूरी अपनी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो नॉर्मल है, नॉर्मल पीएच आप देख रहे हैं कि 7.35 के अराउंड है, ठीक है। अब देखिए अगर पीएच जो है ना वो ज़्यादा ही इधर लो साइड पे जाने लगती है तो उसको कहा जाता है एसिडोसिस। और अगर पीएच बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं पीएच जो है वो 6 तक पहुँच गई है, तो ये कंडीशन काफ़ी डेंजरस होती है, डेथ तक हो सकती है। इन अ सेम वे अगर ये पीएच जो है, अभी बेसिक तो हमारी पीएच होती है, बट देखिए अगर बहुत ज़्यादा बेसिक की तरफ जाने लगी 7.8 तक हो गई तो उसको कहते हैं एल्कालोसिस। और इसके लिए काफ़ी सारी मेडिकेशंस आती हैं जिससे एसिडोसिस और एल्कालोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर बहुत ही ज़्यादा बेसिक पहुंच गई, 9 तक पहुंच गई, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये इस तरह की सिचुएशन हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे बच्चों आपसे, द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले, ये मेनली इन्वॉल्व होता है इसमें से किस चीज़ में? ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, या स्टोरेज ऑफ यूरिन के लिए। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये इसको कहा जाता है लूप ऑफ हेनले, ये जो हमारा नीचे वाला कर्व्ड पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना कि इस लूप ऑफ हेनले में ना मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो होता है ना वाटर का, जो वाटर हमारे शरीर को ज़रूरत होता है, जो हमारा शरीर एक्सक्रीट नहीं करना चाहता है, उसका मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन आप देख रहे हैं इसी पार्ट में हो रहा है। और यहाँ पर ना यूरिन कंसंट्रेट होता है, मतलब अगर बहुत सारा पानी आया ना तो उसमें वो कंसंट्रेट होकर यूरिन बनेगा और फिर वो जाएगा इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। तो मैक्सिमम काम जो होता है ना किसका, ये मैक्सिमम काम जो होता है ना यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन कंसंट्रेशन का, वो होता है लूप ऑफ हेनले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना है बच्चों, विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकोडायलेशन? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, बीटा 2 रिसेप्टर होता है ब्रोंकोडायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर देखिए बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है ना, बहुत सारी ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट को दी जाती है, एस्थमा के पेशेंट जो सांस नहीं ले पाते हैं, तो ये बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जो कि यहाँ पर देखिए ब्रोंकाल स्मूथ मसल जो होती है ना जिनसे हम ब्रीथ करते हैं, उन्हीं पे प्रेजेंट होते हैं ये बीटा 2 रिसेप्टर। तो जब ड्रग जाके इन पे बाइंड होती है तो ये क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और फिर ये आसानी से ना पर्सन सांस ले पाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंस्ट्रिक्ट फॉर्म, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं एयरवे, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डायलेशन की वजह से ये डायलेट हो गए, अब पर्सन आराम से अपनी ब्रीदिंग कर सकता है। तो ड्रग्स जैसे साल्ब्यूटामॉल ये सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं इन तरह के बीटा 2 रिसेप्टर्स पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बेंजालकोनियम क्लोराइड। ये देखिए जो हमारी आई ड्रॉप्स होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि माइक्रोब्स ग्रो हो जाएं। अगर थोड़ा सा भी अगर एयर चली गई तो ऑक्सीडाइज तो हो ही सकती हैं और साथ ही साथ उनमें माइक्रोब्स भी पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह के एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव जैसे बेंजालकोनियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है उसमें, ताकि लंबे समय तक उस आई ड्रॉप को हम इस्तेमाल कर पाए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की इस वीडियो का, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टैबलेट हार्डनेस? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, मॉन्सेंटो टेस्टर। ये आप अगर अपने डिप्लोमा या बैचलर्स में होंगे ना तो ये अपने लैब में भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहाँ पर टैबलेट की हार्डनेस को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर बीच में टैबलेट को रखा जाता है और क्रश करके देखा जाता है कि कितने
लेवल पे ये टैबलेट जो है ये टूट जा रही है, ये टूट जाती है इसको, इस पे प्रेशर डालने पे। तो यहाँ पर देखिए हार्डनेस टेस्ट की ज़रूरत क्यों होती है। अब कोई भी टैबलेट जब बनाई जाती है ना, तो अगर जब वो पर्सन ले तो वो सही टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी वो ब्रेक हो जाए और फिर उसके बाद डिज़ोल्व हो जाए, यानी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में ना वो घुल जाए, ताकि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक वो पहुंच पाए। तो एक प्रॉपर हार्डनेस ज़रूर होनी चाहिए टैबलेट्स की, और इसी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मॉन्सेंटो टेस्टर जैसा इस तरह का डिवाइस। तो ये थे बच्चों बेस्ट 20 क्वेश्चन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बने रहें इसी तरह से हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।